साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है वो यहाँ पे सोल्व करते हैं। और 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से टीचिंग एप्टीट्यूड के अपन 25 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज के बचे हुए 25 क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक चीज ये मैं बता दूं साथियों कि आपने अभी तक आपका जो सिलेबस है उसमें से आपकी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं या जहां से भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपने जो ये वाला जो आपका पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसके अंदर जो भी टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया है, उसकी आपको एक वीडियो के माध्यम से अच्छी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला जो टॉपिक है इसमें मेरे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं और ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप अपलोड करें। तो फिर अभी जो आपका टाइम, जितना भी टाइम बचा, इसमें जो भी आपके डाउटफुल ऐसे टॉपिक है उनके वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा ताकि उसके क्वेश्चन में फिर आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये अगर आपको लगे स्पेसिफिक कि भाई सर इस वाले टॉपिक पे हमें जरूरत है वीडियो की, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उनका वीडियो है वो मैं अच्छे से डाल दूंगा। सेम ऐसे ही अगर आपको इनमें भी लग रहा हो किसी में अपने मेंटल एबिलिटी में भी, तो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये चीज आपको कमेंट के माध्यम से बतानी है। चलिए साथियों ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलते हैं अपन डायरेक्ट फिर क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके थे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय वस्तु को सुगम बनाने हेतु जो कंटेंट है उसको शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अब ये आप सोच रहे होगे सर ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? अरे टेक्नोलॉजी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहां पे अपन ने एलसीडी लगा दी, तो अब एलसीडी क्या है? एलसीडी अपन यहाँ पढ़ा देगी क्या? या फिर एलसीडी आने से मतलब एलसीडी बच्चों का लक्ष्य थोड़ी है, साध्य थोड़ी है। नहीं, एलसीडी साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो साधन है साथियों। क्या है? एलसीडी एक साधन है जिसके माध्यम से अपन साध्य तक पहुंच सकते हैं, अपन अधिगम अच्छे से कर सकते हैं। तो वो एक साधन मात्र है। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो क्या है? साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। देखो अगर आपको कुशल नेतृत्व करना है तो सीधी सी बात है, किसी भी ग्रुप, कोई भी, जैसे मान लो बहुत से ग्रुप है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई किसी ग्रुप का लीडर बेस्ट है तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि उस ग्रुप के जो लोग हैं उनकी उसके ऊपर आस्था बहुत ज्यादा है। अगर आपके लोग आपसे बहुत अच्छी तरीके से मन से जुड़े हुए हैं, आपकी हर बात फॉलो करते हैं, तो फिर आपका जो नेतृत्व है वो एकदम कुशल होगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कार्य का वितरण, प्रभुता की प्रवृत्ति, दंड। तो ये दंड देके तो अपन किसी पे शासन भले ही कर सकते हैं, नेतृत्व नहीं कर सकते। प्रभुता की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कार्य का वितरण आम लोग करते हैं नॉर्मली, लेकिन कार्य वितरण करने मात्र से कुशल नेतृत्व नहीं हो जाएगा। समूह के व्यक्तियों की अगर आप में आस्था होगी तो आपसे काम अपने आप ले लेंगे वो, और आपने जो उनको काम दे दिया उसको पूरे मन से करेंगे। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। निर्देशन सेवा प्राप्त होने के बाद भी बालकों का भविष्य अधर में है, उसके पीछे रीजन क्या है? निर्देशन सेवा मतलब एक तरीके से जैसे अब आप में से भी बहुत से लोग हैं, जैसे अभी इसका मतलब अपन ओवरऑल देखें, प्री बीएसटीसी के फॉर्म की बात करें तो प्री बीएसटीसी के काफी सारे फॉर्म भरे गए हैं। एक दिन पहले डाटा आया था, उस दिन 2.5 लाख भरे गए थे। तो ओवरऑल अब तक देखें तो मोस्टली लगभग 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए होंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या सबकी प्री बीएसटीसी क्लियर हो जाएगी? क्या नहीं होगी। रीजन क्या है उसका? कंपटीशन बहुत ज्यादा, प्रतियोगिता बहुत है, फिर सीमित स्थान है, आशावाद कम है, राजनीति का प्रभाव। तो ये ओवरऑल जो ये सीमित स्थान है ये इसी में आ गया कि भाई कंपटीशन ज्यादा है, प्रतियोगिता बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट, शिक्षा केवल विद्यार्थियों में ही प्राप्त नहीं की जाती, शिक्षा केवल विद्यालयों में ही प्राप्त नहीं की जाती। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से पहले ऐसे लोग भी होते थे जो स्कूल कभी जाते ही नहीं थे, उसके बावजूद भी अपन उनको अशिक्षित नहीं कह सकते। तो ये बिल्कुल सहमत है इस बात से अपन। विभिन्न सहगामी क्रियाओं द्वारा अंतः संबंध बढ़ाए जा सकते हैं, छात्रों के मध्य, छात्र अध्यापक के मध्य। अब आप ये सोचो, इसमें देखो क्रियाओं से पहले क्या दिया है? सहगामी क्रियाएं। और हमेशा याद रखो सहगामी क्रिया किसके मध्य होती है? अध्यापकों के और छात्र के बीच में नहीं होती,
छात्रों के मध्य होती है। छात्र छात्र के मध्य सहगामी क्रिया होगी, क्योंकि सहगामी साथ में गमन करने वाले कौन है? छात्र छात्र है, छात्र और अध्यापक नहीं है। तो कई बार कंफ्यूज होकर अपन छात्र अध्यापक कर देते हैं, बट यहाँ क्या होगी? छात्रों के मध्य, क्योंकि ये सहगामी क्रिया है जो साथ में गमन करने वालों के मध्य होती है, और साथी कौन होंगे? छात्र छात्र होंगे। तो यहां पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद है कक्षा में अलग थलग रहने वाले छात्रों के लिए क्या करेंगे? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कक्षा से एकदम मतलब अलग थलग रह रहे हैं, तो अपन कोई भी इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आगे बैठाएंगे, आगे बैठाने मात्र से क्या हो जाएगा? कक्षा में उनसे प्रश्न पूछेंगे। कक्षा में प्रश्न पूछने से ये क्या ही हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि भी प्रश्न नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उससे क्या है? वो अलग थलग, मतलब एक तरीके से बच्चों से, दूसरे बच्चों से एकदम उनका जुड़ाव बिल्कुल नहीं है, तो उनसे जुड़ाव करने के लिए सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे। ये सबसे सटीक आंसर है साथियों, सामूहिक। पहले ही देख लो, सामूहिक का मतलब समूह है। जब बच्चा समूह में आएगा तो दूसरे विद्यार्थियों से उसका जुड़ाव होगा। तो जो अलग थलग रह रहा था वो दूसरे बच्चों के साथ जुड़ाव करेगा। तो यही तो चीज करनी है अपने को, उसको दूसरे बच्चों के साथ जोड़ना है। तो सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे। फिर है संप्रेषण तभी सफल होगा जब विद्यार्थियों की संख्या 30 से 35 से अधिक न हो। अब इस बात से भी अपन एकदम क्या पूर्णतः सहमत है, और सहमत क्यों ना हो, सरकार की खुद की गाइडलाइन है क्या? 30:1, मतलब एक अध्यापक है। अभी आप जब जिस स्कूल के अंदर जाएंगे आपके सिलेक्शन के बाद में, तो वहां जो रेशियो होता है अध्यापक और छात्र का, वो क्या होता है? 1:30, है ना? या फिर छात्र अध्यापक का रेशियो 30:1, मतलब 30 विद्यार्थियों पे एक छात्र होता है। आप किसी स्कूल में जाएंगे, अगर आपके स्कूल में 30 तक बच्चे हैं तो एक छात्र मान लो आ लाएंगे। अभी ये रूल है, मिनिमम 2 टीचर होते हैं स्कूल में, लेकिन रेशियो यही फॉलो होता है। जैसे मान लो 60 तक बच्चे हैं ना, तब तो 2 टीचर होंगे। अगर 61 हो गए, 61 से लेके 90 तक, तो फिर 3 टीचर रहेंगे। तो 30:1 का रेशियो होता है। तो ये एकदम अपन पूर्णतः इस चीज से सहमत है कि भाई 30 से 35 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या, क्लास में भगदड़ मच जाएगी, फिर मतलब वाली बात नहीं है, पीछे वाले बच्चों के साथ कांटेक्ट नहीं रह पाएगा। विभिन्न उद्यमियों को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करने से, अब जो भी समाज के अंदर बहुत से उद्यमी वगैरह है, तो उनको अतिथि के वक्ता के रूप में जैसे बुलाते हैं ना, स्कूल के अंदर कोई पीटीएम होती है उसमें बुला सकते हैं, कोई फंक्शन होता है एनुअल फंक्शन में बुला सकते हैं, 15 अगस्त या 26 जैन को बुला सकते हैं। तो एक तरीके से कब भी अपन उनको बुलाएं तो उससे क्या होगा? समाज विद्यालय में संबंध स्थापित होता है। बिल्कुल सही है। उद्योगों की जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया ऊपर वाला था। नगर के बारे में ज्ञान बढ़ता है, मनोरंजन होता है। तो ये तीनों चीजें तो छोटे ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है समाज विद्यालय में संबंध स्थापित होता है, ये सटीक आंसर है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्राचार्य को समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम ठीक बात है, एकदम सहमत है अपन इससे, पहला आंसर सही है। प्राथमिक शिक्षा से पूर्व शिशुओं में मूल्यों की शिक्षा का विकास माध्यम होता है। अब मान लो प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है, जैसे नर्सरी, इसके अंदर बच्चा जाता है, या प्राथमिक शिक्षा जैसे मान लो 1 से 5 हो गई, ये अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई 1 से 5। आजकल प्री प्राइमरी स्टार्ट कर दिया, बट इसमें प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है। तो उससे पहले शिशुओं में मूल्यों की शिक्षा का विकास का माध्यम क्या है? तो बच्चा कहां से मूल्य सीखता है? परिवार से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है। तो ऑप्शन पे चलते हैं, प्रकृति, पास पड़ोस, पशु पक्षी, कहानी। तो यहाँ परिवार वाला ऑप्शन है नहीं, पास पड़ोस है, उसी में परिवार आ जाएगा। तो पास पड़ोस एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। सहयोगात्मक प्रवृत्ति के विकास द्वारा विद्यार्थियों से उनके विद्यालय की व्यवस्था, सफाई एवं फर्नीचर के रख रखाव में योगदान लिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, और सदैव इसलिए कि लेते ही है। स्कूलों के अंदर अपन देखते हैं कि मान लो ठीक है, बड़ी स्कूलों में एलडीसी भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। अब सुबह सुबह 12वीं तक की स्कूल है मान लो, तो उसमें फर्नीचर वगैरह जचाना, अपनी अपनी क्लासों की झाड़ू निकालना, मतलब ये अपन पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से। बच्चों को अपन ये वाली बच्चों का सहयोग इन चीजों में लेते हैं। तो सहयोगात्मक प्रवृत्ति हो तो इन चीजों में बच्चों की सहायता ली जा सकती है। तो ये सदैव बिल्कुल सही है। उसे चिकित्सक का व्यवसाय करना पड़ा। देखो एंडिंग, देखो आप इस वाक्य की एंडिंग देखो, करना पड़ा। करना पड़ा का मतलब चाहता नहीं था, वो मजबूरी थी उसकी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? वह मेधावी था,
अरे मेधावी था इसलिए चिकित्सा क्षेत्र में थोड़ी जाना पड़ा, ब्रिलियंट था तो और अपने मन पसंदीदा में जा सकता था, प्रतियोगिता में सफल हुआ तो प्रतियोगिता तो कोई दूसरी देता तो उसमें भी सफल हो जाता, चिकित्सक का व्यवसाय क्यों करना पड़ा, पिता स्वयं चिकित्सक थे तो जेनेटिक तो होता नहीं है कि भाई अब आप लोग टीचर बन जाओगे तो आपके जो बच्चे होंगे वो टीचर बने, कोई जरूरी थोड़ी है, तो जेनेटिक कुछ नहीं होता, पिता उसे चिकित्सक ही बनाना चाहते थे। तो ये एक दबाव वाली बात आ गई कि उसके जो फादर साहब थे वो उसे जो मतलब इसी लाइन में डालना चाह रहे थे, डॉक्टर लाइन में डालना चाह रहे थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो उनके कहने की वजह से या उनके दबाव के कारण उसे क्या बनना पड़ा, डॉक्टर बनना पड़ा। तो ये सटीक आंसर है जहां प्रेशर आ रहा है। प्रयोगात्मक परीक्षा में, प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं ना, में बाह्य परीक्षा से मेधावी विद्यार्थियों की अध्यापक को संस्तुति करनी चाहिए। अब ये कोई एक तरीके से आप देखो मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी थोड़ी लैंग्वेज है ना, वो उसके शब्द होते हैं वो थोड़े भारी भरकम होते हैं, अगर उनका अर्थ अपने को आ गया तो फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मेन चीज यही है कि उसके वर्ड्स को समझना। अब यहाँ पे अगर आपको ये है विद्यार्थियों की अध्यापक को संस्तुति करना चाहिए, संस्तुति क्या होता है, जिसको इसका अर्थ आ रहा है वो इसको तुरंत कर देगा। संस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा, क्या, तारीफ। तो प्रयोगात्मक जब भी मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो बाहर से लेने के लिए कोई इन्विजिलेटर आता है, तो अपना जो स्कूल का अध्यापक होता है उसको, जो मेधावी बच्चे होते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छी बात है भाई, इसमें क्या है, करनी चाहिए, उससे बच्चों का हौसला मतलब बढ़ता है, उनको भी लगता है कि भाई हम लोग बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो सर ने हमारी प्रशंसा इनके सामने की है, तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस बात से एकदम पूर्ण सहमत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक परीक्षा की, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा 139। शिक्षण वीडियो में नए प्रयोगों से अवगत कराने के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। तो ये भी एकदम सही बात है, अनिवार्य रूप से ये चीज होनी चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। अब आप ये ऑप्शन ऐसे मत सोच लेना कि नकारात्मक नाम आ गया अपने तो इस चीज को छोड़ ही दो। अरे नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है, देखो पुनर्बलन क्या चीज होती है, पुनर्बलन का मतलब एक ऐसी चीज होती है जो क्रिया की प्रोसेस बढ़ा दे, जो क्रिया की आवृत्ति बढ़ा दे। मतलब एक बच्चा है, जैसे मान लो वो 1 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 1 घंटे पढ़ रहा, लेकिन उसको अपन ने पुनर्बलन दिया, उसकी वजह से वो 5 घंटे पढ़ने लग गया। तो ये चीज क्या थी, पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या मतलब उसके साथ एक कोई ऐसा अपन ने व्यवहार किया, वो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक, जिसकी वजह से जो क्रिया की आवृत्ति है वो बढ़ गई, 1 घंटे की बजाय वो 5 घंटे पढ़ने लग गया। अब सकारात्मक पुनर्बलन तो क्या है कि जैसे मान लो आपने बच्चे को या तो तारीफ कर दी उसकी कि भाई ये बहुत बढ़िया है, ये बच्चा मतलब इस बार क्लास में टॉप करेगा, सारे बच्चों के सामने आपने तारीफ कर दी कि ये बच्चा टॉप करेगा क्लास में। तो अब इससे क्या होगा, टॉप करेगा तो उसके एकदम ऐसे हो गया कि हाँ सर ने पूरी क्लास में बोल दिया और मैं टॉप करूंगा तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे पढ़ने लग गया। एक बच्चा जो पढ़ नहीं रहा था, आपने नकारात्मक पुनर्बलन दिया। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब आपने उसको ये बात बोल दी एक तरीके से कि तू ना 8 नंबर से ज्यादा नहीं बना सकता। उसको क्या बोल दिया आपने, तू 8 नंबर से ज्यादा नहीं बना सकता। अब उसको एक अंदर आग लग गई है ना कि मेरे को तो सर ने ये बात बोल दी, मुझे तो 8 नंबर से ऊपर बनाना है। तो ये एक नकारात्मक पुनर्बलन था। दोनों ही पुनर्बलन है और दोनों ही क्रिया की आवृत्ति बढ़ाते हैं, है ना। ओवरऑल क्या मतलब रिजल्ट तो लास्ट में सकारात्मक रहता है। इसलिए आपको यह नहीं सोचना कि सर नकारात्मक नाम आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन सदैव नहीं दिया जा सकता। आप जैसे क्लास में बच्चे को खड़ा करके ये नहीं बोल सकते तेरे 8 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे। कब बोल सकते हो, आपको लगा कि ये बच्चा है, ये सकारात्मक पुनर्बलन का फर्क नहीं पड़ रहा, तो जब जरूरत हो तभी नकारात्मक पुनर्बलन का सहारा लेना चाहिए। तो यहां जो इसका सटीक आंसर होगा वो होगा यथा आवश्यकता। आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को अपन नकारात्मक पुनर्बलन है वो भी दे सकते हैं। तो ये चीज है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। छात्र अध्यापक, छात्र छात्र अध्यापक प्राचार्य के मधुर अंतः संबंध विद्यालय को परिसर का परिवेश प्रदान करते हैं। छात्र अध्यापक,
छात्र छात्र, अध्यापक प्राचार्य के मधुर अंतर संबंध। मतलब ये भाई एक स्कूल के अंदर ये इतने लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, अध्यापक होता है और प्राचार्य प्रिंसिपल होता है। अगर इन सब के बीच में मधुर अंतर संबंध है वो बहुत शानदार एकदम मधुर है, तो सीधी सी बात है विद्यालय का एक शानदार परिवेश बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सदैव बनेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा यहाँ, पहला विकल्प एकदम सही है। विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिकता, देखो हमेशा एक चीज मान के चलो, सामाजिकता का मतलब भी दूसरा मतलब सहयोग होता है। सामाजिकता का मतलब क्या होता है? सहयोग। सामाजिकता की भावना आने का मतलब समाज में एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो सामाजिकता की भावना का विकास के लिए क्या आवश्यक है? पहला ही ऑप्शन है सहयोग, तो बिल्कुल सहयोग आवश्यक है। 143 नंबर क्वेश्चन है, नेता का गुण होना चाहिए। हमेशा सोच लो, जब भी नेता नाम आए इसका मतलब किसकी सोच रखता है? वो खुद से ज्यादा समूह की सोचता है। जिस ग्रुप का वो लीडर है, उस ग्रुप के मेंबर्स के बारे में, उनके हेल्प के बारे में, उनके अच्छे के लिए सोचता है, वही एक अच्छा नेता होता है। तो समूह का जो साथ लेके चलता है, पहला ऑप्शन है समूह को साथ लेकर चलना। फिर परोपकार, स्वार्थ सिद्धि, ज्ञात नहीं। तो ये परोपकार तो समूह को साथ लेके चलेगा, तो अपने आप इसी में आ जाएगा। तो नेता का गुण यही होता है जो समूह को साथ लेकर चले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता को प्रेस के लोगों से करना पड़ता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेता होता है उसको प्रेस के लोगों के साथ क्या करना पड़ता है? वाद विवाद। वाद विवाद क्यों करना पड़ेगा भाई? प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर क्यों करना पड़ेगा? अंतःक्रिया, सभी कुछ। अब देखो आप ये सोचो कि सर कई बार हम देखते हैं वाद विवाद भी हो जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाद विवाद नहीं होता, वो डिबेट अलग से कार्यक्रम रखा जाता है। फिर प्रश्नोत्तर है, तो अंतःक्रिया होती है। देखो अंतःक्रिया एक ऐसा वर्ड है, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता को प्रेस के लोगों के साथ क्या करना पड़ता है? अंतःक्रिया, अंतःक्रिया करनी पड़ती है। हालांकि वो क्वेश्चन जो भी मीडिया वाले पूछते हैं उसके जवाब वो देते हैं, माना आपकी बात। थोड़ा बहुत वाद विवाद भी हो सकता है हल्का, कि भाई वो जो आंसर दे रहा है उससे अपोजिट भी मीडिया वाले पूछ सकते हैं। बट ओवरऑल ये जो दोनों आपके अंतःक्रिया में क्या होगा? एकदम समाहित होगा। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल सटीक है, अंतःक्रिया। नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे भविष्य में नेता बने। अरे अपने को सारे बच्चों को नेता थोड़ी बनाना होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तित्व का विकास कर सके, ये एकदम सटीक बात है। उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो सके, इसीलिए बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है। फिर मित्रता की भावना बढ़ा सके या ज्ञात नहीं, तो 2 नंबर एकदम सटीक है। शिक्षकों की विचार गोष्ठी में आपको निमंत्रण मिला है, आप क्या करेंगे? अब शिक्षकों की विचार गोष्ठी हो रही है, उसमें अगर अपने को निमंत्रण मिला है तो अपन क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अवश्य जाएंगे, ये बात ठीक है। अभी तक 2 नंबर आंसर सही है। अपने विचार व्यक्त करेंगे, देखो 3 नंबर ऑप्शन भी अच्छा है कि अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखो, विचार गोष्ठी हो रही है, अपने विचार अपन व्यक्त करेंगे जरूरत पड़ने पे, लेकिन हमेशा इंसान को बोलने से ज्यादा सुनने पे ध्यान देना चाहिए। बोलने से हम कुछ नहीं सीखते। मान लो अपन ने जाके अपने विचार व्यक्त किए और अपन आ गए, तो इसका मतलब अपने को जो आ रहा था वो अपन ने लोगों को बता दिया। अपन ने क्या नया सीखा? कुछ नहीं। अपन तब सीखेंगे जब दूसरे लोग हैं, उनके विचार है, उनके विचार अपन सुनेंगे या फिर उनसे संबंध बनाएंगे, तब अपने को लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। तो 4 नंबर है, विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षकों से संपर्क बढ़ाएंगे। तो 4 नंबर आंसर है यहाँ सटीक है। अब आप बोलोगे सर 2 नंबर था, अवश्य जाएंगे, ये वाला भी तो सही है। अरे 2 नंबर सही है, लेकिन ये 4 नंबर पढ़ो, विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षकों से संपर्क बढ़ाएंगे, इसका मतलब चले तो गए। अरे चले गए तभी तो वहां आए हुए शिक्षकों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो तो 4 नंबर में समाहित है, इसलिए 4 नंबर होगा। एक कक्षा का एक मेधावी बालक कुसंगति में पड़ जाता है, आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा है मान लो, लेकिन उसने संगत गलत चूज कर ली है। मान लो क्लास का बहुत ब्रिलियंट बच्चा, लेकिन अपने क्लास में जो पीछे बैठने वाले 4-5 मिराज मास्टर थे उनके संपर्क में रहने लग गया, तो अब क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? डांट के कुछ नहीं कर सकते। उपेक्षा करेंगे? उपेक्षा करके भी कुछ नहीं। ये नेगेटिव तरीके नहीं अपनाने हैं। उसके माता पिता से मिलेंगे, अभी रुकिए, पहले बच्चे से तो मिले हैं। माता पिता से कंप्लेन करेंगे तो बच्चे में डर बैठेगा। और हमेशा ध्यान रखो, डर से किसी चीज का विकास नहीं हो सकता। डर से ज्यादा क्या होगा? वो आपके सामने कुछ गलत नहीं करेगा, है ना। मान लो वो मिराज वाले बच्चों के साथ में बैठ रहा है, वो आपके सामने मिराज नहीं खा के आएगा, माता पिता के सामने नहीं खाएगा, लेकिन छुप के तो खाएगा। इसका मतलब बुरी आदत छुट्टी थोड़ी, विकास तो हो रहा है उसका, बुरी आदत तो बढ़ रही है। तो ये
हमेशा समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है अपने सामने नहीं कर रहा तो बस बढ़िया है ना, उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे। ये बात एकदम सटीक है, उस बच्चे को प्रेम पूर्वक पहले समझाएंगे, तो उसको जब प्रेम पूर्वक समझाएंगे और सारी चीजें उसको समझ आ जाएगी, बेटा इसमें नुकसान है, और मेधावी बच्चा है तो अपने आप समझ जाएगा। मित्रता की भावना का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए किशोरावस्था, उत्तर किशोर वय, प्रौढ़ावस्था, ज्ञात नहीं। तो इसमें देखो किशोरावस्था दे रखा है, उसके बाद उत्तर किशोर वय। किशोरावस्था का मतलब क्या है? जो 13 साल से लेकर के 18 साल होती है। उत्तर किशोर वय का मतलब है 15 से 18 वाली, जिसमें किशोरावस्था खत्म हो रही होती है। प्रौढ़ावस्था 18 से बाद में जो 21-22 वाली है वो फिर ज्ञात नहीं। तो यहाँ जो सटीक आंसर होगा वो किशोरावस्था ही होगा। मित्रता की भावना का जो सर्वाधिक विकास होता है वो किशोरावस्था, टीन एज में होता है। लेकिन अगर मान लो एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ बाल्य अवस्था भी अगर ऑप्शन में होता तो बाल्य अवस्था भी कहीं ना कहीं टोल्ली की अवस्था होती है साथियों। और जो किशोरावस्था होता है ये मेन आंसर तो होता है विपरीत लिंगी जो मित्रता होती है, अपोजिट सेक्स होता है ना, उनके बीच में जो आपस में जो एक मित्रता बनती है वो किशोरावस्था में होती है। और सेम जेंडर के अंदर अगर मान लो ज्यादा मित्रता या टोल्ली की अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था होती है, लेकिन यहाँ पे अपने पास है नहीं, तो फिर बाल्य अवस्था के जस्ट बाद में कौन है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था है वो मित्रता की ही अवस्था है वैसे तो, लेकिन यहाँ जो ज्यादा मतलब बच्चे अट्रैक्ट होते हैं वो विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनके बीच में ज्यादा फ्रेंडशिप है वो बनती है। फिर है 149, कुप्रथाओं पर व्याख्यान देना सरल है परंतु उनका उन्मूलन करना अत्यधिक कठिन होता है। तो ये बात तो अपन वर्षों से अपने घर पे कहावत भी सुनते हुए आ रहे हैं, भाई कहनो आसान है करनो दोरो है, यानी कहनो तो एकदम इजी है लेकिन करनो की है दोरो है। तो वही बात है, कुप्रथाओं पे व्याख्यान भाषण देना तो बहुत सरल है लेकिन समाज में रह कर उनका उन्मूलन करना बहुत कठिन है। तो ये बात एकदम सही है, हमेशा ये सदैव हमेशा ये सत्य है। विद्यालय का नेता होता है। अब विद्यालय का नेता कौन होता है भाई? जो विद्यालय के अंदर नेतृत्व करता है, सबको साथ लेके चलता है, कौन होता है? प्राचार्य होता है। प्राचार्य है ना, प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल सर जो होते हैं। अब याद रखा है, एक प्रबंधक है, अध्यापक है, छात्र नेता। छात्र नेता तो हो ही नहीं सकता, अध्यापक भी नहीं हो सकता, एक अध्यापक नहीं हो सकता। वो एक अध्यापक अपनी क्लास में ज्यादा ध्यान रखता है, मोस्टली एक जो क्लास टीचर होता है मान लो अपनी क्लास का अच्छे से ध्यान रखेगा, अपने सब्जेक्ट का अच्छे से ध्यान रखेगा, ओवरऑल पूरी स्कूल का नहीं रख पाएगा। इसलिए जो प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, वो विद्यालय का एक बढ़िया नेता होता है। तो साथियों ये जो आज क्वेश्चन थे अपने 25 बचे हुए क्वेश्चन 2017 वाले जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बताने जरूर है। इसके अलावा मैंने आपको अभी पहले बोला था, अगर आपको लग रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड ये जो आपकी शिक्षण अभिक्षमता है इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जो भी आपको समझ में नहीं आया, उस पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। ओके साथियों, अपनी तैयारी को और बढ़िया धार देते रहें, शानदार करते रहें, क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है। पूरा अब आपके पास ऐसे मान के चलो मोस्टली जो दिन है आपके पास 25 डेज है। इसके अलावा बीच में थोड़े त्योहार वगैरह 15 अगस्त भी आ जाएगी जिससे थोड़े हो सकता है डिस्टर्ब हो, इसलिए ज्यादा समय है नहीं, 25 दिन का समय है। अपनी तैयारी अपने रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा करो और ये जो टाइम होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं ना, टॉपिक का रिविजन करो और क्वेश्चन करो, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी बढ़िया समझ बनेगी और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आप 450 से ऊपर का स्कोर है वो गेन कर पाओ। ओके, धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।